उसने 5 लाख यूज किया, थोड़ा सा ताकि बोर्ड पड़ा है बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेबल, वो बॉटल पड़ी है ना जहाँ पे, इसकी एक प्राइस निकालनी पड़ेगी। पड़ा है वहाँ आवाज भी आनी चाहिए थोड़ा सा। 5 लाख यूज किया उसने, पहले 2 साल उसने पैसा पूरा का पूरा यूटिलाइज किया, लेकिन उसने 1.5 ईयर में जैसे उसने 2 साल यूज किया, 2 साल में उसने पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा प्रिंसिपल उसका पोर्टल में चला गया, पोर्टल में बताता हूँ, पेमेंट कर दिया जैसे उसने। 2 साल बाद क्या होगा कि 3rd ईयर में अगर वो अमाउंट जैसे यूज नहीं कर रहा है तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा बैकअप के लिए, जब उस अमाउंट को यूज करेगा तभी उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। लाइक 3rd ईयर में क्या होगा, उसकी जो लिमिट रहेगी, ये 5 लाख की जो लिमिट रहेगी वो हल्की हल्की ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। कितना अमाउंट, कितना परसेंट? ये सर्टेन एक प्रिंसिपल रहता है, ये कैलकुलेट होता है, एल्गोरिथम रहती है, वो वैकेंसी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। जैसे अपना एक नॉर्मल ईएमआई बनता है कि कितना उसने यूज़ किया है, 10,000 हम सपोज करके चलते हैं कि हर मंथ उसका 5,000, जैसे 5,000 या 10,000 उसका पोर्टल से कम होता जाएगा, जब तक वो अवेलेबल लिमिट जो उसकी रहेगी वो जीरो नहीं होती, ये 5 लाख वाली लिमिट जो उसकी जीरो नहीं होती, तब तक वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं होगा। यूटिलाइज जो है 100% होना चाहिए यूटिलाइजेशन। कैसे? वो 100% अमाउंट यूटिलाइज करनी है तभी जाके ईएमआई स्टार्ट। हाँ, जब 100% यूटिलाइज कर लेगा 3rd ईयर में तो वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन केस जैसे वो 100% यूटिलाइज नहीं करता है, 2 साल में उसने पैसा यूज किया लेकिन फिर से पार्ट पेमेंट कर दिया उसने, अभी उसका तो प्रिंसिपल जो भी उसने यूज किया था रिफंड कर दिया उसने सारा, अभी उसने कोई भी प्रिंसिपल यूज नहीं कर रखा है। लेकिन 3rd ईयर में इनकेस उसको फिर से लगता है कि मुझे पैसे को फिर से यूज करना है, वो यूज करेगा, जितना अमाउंट यूज करेगा उस पर इंटरेस्ट जाएगा। बट जब तक उसकी जो अवेलेबल लिमिट रहती है, जैसे 5 लाख का लिमिट क्या होगा 3rd ईयर में 25th मंथ में हल्का हल्का ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख में से आपका 5,000 सपोज करके चलते हैं कि ये 5 लाख में से 495 देन 490 बेसिकली वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेन्योर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ताकि अगर वो इनकेस लास्ट में पूरा पूरा अमाउंट यूज करेगा तो कंपनी का पैसा इजीली रिकवर हो जाए और कस्टमर पे भी बर्डन ना आए। ठीक है, उसके लिए रहता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? टीम से यस नो, आगे तो यस करो, नहीं है डाउट तो नो। मैं आपको अपना हाइब्रिड का ही बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि हम हाइब्रिड ही देते हैं मोस्टली। टर्म लोन तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर रहता है, अगर वो कहता है कि हमें चाहिए तो ही हम टर्म लोन देते हैं उसको। ये तो हमारा हाइब्रिड ही जाता है कि सर आप लिमिट बना के रखिए, जब आप यूज़ करोगे तो ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है आपको कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट यूटिलाइज करना है तो ही आपका ईएमआई में कन्वर्ट होगा, वैसा नहीं है। जस्ट एज अ बैकअप के लिए वो इस लिमिट को लेके चल सकता है। तो इसके लिए तो वैसे पोर्टल रहता है हमारा, फ्लेक्सी लिमिट के लिए बजाज का पोर्टल रहता है। बजाज एक्सपीरिया। अगर कस्टमर को जैसे अभी तो फर्स्ट टाइम डिसबर्समेंट होगी उसके अकाउंट में होगी, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, न्यू कस्टमर है जैसे, तो पोर्टल में भी डाल सकते हैं हम डायरेक्ट पैसा।
जो भी अमाउंट रहेगा उसका अकाउंट में रहेगा। जैसे इन केस कुछ अमाउंट यूज कर रहा है, उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसी में उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा। इन केस उसको लगता है कि उसको अमाउंट को यूज नहीं करना है, वो इसको बजाज एक्सपीरिया के पोर्टल में डाल सकता है। इन केस यूज नहीं करना है, जो बजाज एक्सपीरिया पोर्टल में रहेगा उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ओके, अकाउंट पर में अकाउंट में रहेगा तो होगा। अकाउंट में रहेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको। देयर आर टू अकाउंट्स। एक अकाउंट जो बोल रहे हैं वो बैंक अकाउंट है कस्टमर का, सैलरी अकाउंट रहेगा। सैलरी अकाउंट है, कुछ भी है। मेरा एक बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है, और मैंने बजाज से लोन ले लिया जैसे 5 लाख का। वो क्या करेंगे, 5 लाख रुपया पहली बार जब डिस्बर्स करेंगे, जैसे उन्होंने बोला, अगर तो न्यू कस्टमर है तो वो पोर्टल में नहीं कर सकते, पोर्टल में अकाउंट में कस्टमर की चॉइस पोर्टल में डिस्बर्स करते हैं। पोर्टल है उनका बजाज एक्सपीरिया पोर्टल, उसमें भी एक अकाउंट रहेगा मेरा। तो उसमें 5 लाख रुपया उन्होंने डाल दिया 7 साल के लिए हाइब्रिड मॉडल में, राइट। अब मैंने उसमें से निकाल लिया। उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट और एक्सपीरिया अकाउंट कनेक्टेड होते हैं। उसमें जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करते हैं। सही। तो जहाँ हम पेटीएम करते हैं किसी को, राइट। एक्सपीरिया में जाओ, आपने अपना बैंक अकाउंट चूज किया और बोला मुझे 2 लाख विड्रॉ करने, विड्रॉ डालो। आई थिंक इनका 4 घंटे का टैट है। मैक्सिमम वैसे 4 आवर्स का रहता है, लेकिन मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में पैसे आ जाते हैं ऑन वर्किंग डे। तो पैसे आपके अकाउंट में आए, कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। जब मैंने 2 लाख रुपए निकलवा लिया, तब मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पर डे इंटरेस्ट लगता है, ये बोला ना हमने, डे वाइज कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, राइट। जिस दिन मैंने मान लो एक दिन यूज किया 2 लाख रुपया, तो कल मेरे पास 1.5 लाख आ गया। मैंने 1.5 लाख अपने अकाउंट से वापस एक्सपीरिया में लॉगिन करना है। एक्सपीरिया में जाके बोलना है बेसिकली, उसके अंदर अपने को पैसे डालने हैं। आप समझ आ रही है? तो वो आपको नेट बैंकिंग पे ले जाएगा आपको, और वहां से आप पैसे वापस उस अकाउंट में डाल के एक्सपीरिया में आपको बैलेंस बढ़ जाएगा। उसमें दिखता रहता है अवेलेबल लिमिट और ये सब, जो उसमें सब कुछ रहता है आपका, स्टेटमेंट रहती है, एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये तो फर्दर का रह गया अपना। बेसिकली अभी जैसे हम फंडिंग वगैरह किसको करते हैं, कितनी सैलरी पे करते हैं, प्रोडक्ट तो पता लग गया ना। प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट है? कुछ EMI का जहाँ 3rd ईयर में कैसे लिमिट ड्रॉप डाउन होती है, कुछ उसमें कोई इशू आ रहा हो? सैलरी पर्सन को ही हमारा लिमिट रहता है, सिर्फ हम सैलरी को ही लोन करते हैं, सैलरी को ही लिमिट देते हैं। सैलरी में बेसिकली प्रोफाइल जो रहती है, बाकी तो मोस्टली सारी करते हैं, लेकिन जो नहीं करते मैं पहले वो बताता हूँ आपको। पुलिस प्रोफाइल में हम डील नहीं करते हैं, हम उनको लोन नहीं देते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी कोई, कंस्ट्रक्शन कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी, इनको हम फंडिंग नहीं करते हैं। एविएशन में, एविएशन में भी नहीं करते हैं। आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स करते हैं। बता पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हम फंडिंग नहीं करते हैं, जबकि आर्मी में हम फंडिंग करते हैं। आर्मी में जो रैंक है, मिनिमम रैंक हमें चाहिए होता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार से लेके ऊपर रैंक तक हम फंडिंग करते हैं। इसमें लिमिट रहता है, हम ज़्यादा अमाउंट नहीं देते हैं। 3 लाख का मिनिमम लिमिट रहता है, बाकी अकॉर्डिंग टू रैंक रहता है। वो 3 लाख से लिमिट स्टार्ट होता है, नायब सूबेदार से ऊपर लिमिट 3 लाख से कम नहीं करोगे। 3 लाख से कम नहीं करेंगे। नहीं 3 लाख मिनिमम, 3 लाख अगर चाहिए मैक्सिमम। अगर उसकी एलिजिबिलिटी 7 की बन रही होगी तो हम 7 नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम 3 ही करेंगे। मैक्सिमम 3 करेंगे। मैक्सिमम कैपिंग है, मतलब ज्यादा नहीं करेंगे। कैपिंग है। आर्मी का पोस्टिंग आर्मी की पोस्टिंग का कोई मतलब वो तो नहीं रहेगा कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो बॉर्डर में कश्मीर को करते नहीं ना हम वैसे। नहीं, जो मेनली साइड बाय लोकेशन रहती है, जैसे
जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा थोड़ा रहता है, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू में ऊपर कश्मीर, वहाँ हम नहीं करेंगे, फंडिंग नहीं करेंगे। बाकी जो BFL की लोकेशन है वहीं पे हम फंडिंग करेंगे। ओके सर। तो BFL की लोकेशन में वैसे क्राइटेरिया मेल करवा दूंगा मैं, आपके पास आ जाएगा। हाँ, हाँ। जहाँ जहाँ अगर नहीं है तो मैं करवा दूंगा आपको। गवर्नमेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जो रहते हैं उनको फंडिंग नहीं करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। सर ये इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बेस है उनको कर देते हैं, इंडस्ट्री प्राइवेट में लिमिटेड कंपनी से। हाँ, उसमें कर देंगे। अगर सैलरी उसकी जैसे पर्सन वर्किंग है, जैसे HDFC में वर्किंग है लेकिन वो थर्ड पार्टी पेरोल पे है, उसको सैलरी थर्ड पार्टी पेरोल से आ रही है, हम उनको फंडिंग नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर कंपनी के पेरोल पे है तो उसी को फंडिंग करेंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, हाँ, नेगेटिव है, नेगेटिव। कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी में भी नहीं करेंगे? नहीं, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बंदा कहीं नहीं, office L&T हो गया, लार्सन एंड टर्बो हो गया, हाँ। अदर कंपनीज होगी जो हमारे साथ लिस्टेड है उन्हीं को करेंगे। अदर जैसे रियल एस्टेट कंपनी हो गया, जो कुछ हो गया, उनको फंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब लिस्टेड कंपनी जो रहती है उसको ही करेंगे। उसका क्राइटेरिया भी आ जाएगा आपके पास, लिस्टेड कंपनी का। अगर कहते हैं आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन सा चाहिए, किसको हम फंडिंग कर सकते हैं। कंपनी लिस्ट है आपके पास कोई हाँ। ऐसे डिफाइंड? आप जैसे सर ने बताया L&T है, लार्सन एंड टर्बो, उसको हम फंडिंग करते हैं। नहीं तो ऐसी कोई आपके और भी पास होंगी। वो आ जाएगी आपके पास, मैं मेल है करवा लिस्ट दूंगा मतलब? आपको। जी। वो शेयर कर। बाकी तो मोस्टली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे MCA रहता है, MCA में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, पता ही होगा आपको। 2 साल से ऊपर जो कंपनी रहती है हम उनको फंडिंग करते हैं, अनलिस्टेड हो लिस्टेड हो। 2 साल से ऊपर जो कंपनी MCA पे लिस्टेड है हम उनको फंडिंग करते हैं। सर ग्रुप डी में कर रहे हैं? ग्रुप डी में नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं, नहीं। 50,000 सैलरी जो। ग्रुप डी में नहीं करेंगे। What is group D? ग्रेड ग्रेट, हाँ, गवर्नमेंट में ग्रुप डी जैसे रहता है। गवर्नमेंट में हाँ, class- PN वगैरह रह गए, क्लास 4 जो रहती है, तो उनको हम फंडिंग नहीं करते हैं। टू प्लस ईयर होना चाहिए, MCA में लिस्टेड होती है, तो 2+ साल से जैसे रहता है तो उन्हीं को फंडिंग करते हैं। कुछ कह रहे हो सर? नहीं, मैं कुछ इंटरव्यू पूछ रहा था। ओके। अभी टाइम आ रहा। प्राइवेट लिमिटेड को ही हम फंडिंग करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, जैसे LLP रहती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म रहती है, सर ये प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस रहते हैं उनको फंडिंग करते हैं। प्राइवेट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, चाहे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज हो गया, उनको फंडिंग करते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं ना आप लोग? हाँ, उनको करते हैं। LLP हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, जो लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, उनको भी फंडिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे उनको, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, LLP है, उनको फंडिंग नहीं करेंगे। वैसे कुछ जैसे LLP कंपनीज है, जैसे बद्दी वगैरह में है, तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है उनकी, एम्प्लॉयज़ वगैरह ज़्यादा है, जहाँ
पीएफ वगैरह कट रहा है तो उस पर चेक करके वो प्रोसेस कर सकते हैं उसको अप्रूवल लेके। तो उसमें सैलरी क्राइटेरिया रहता है। सैलरी क्राइटेरिया रहता है वो आराम से आ रहा है। इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है, पूछ लेना वैसे भी कुछ रह जाएगा तो डाउट होगा तो वो पूछ लेना है। आपके पास वैसे डेटा कहाँ का, डेटा कुछ यहीं का आता है या पैन इंडिया ही आता है? अभी मैं बेसिकली चंडीगढ़ का बताता हूँ आपको। चंडीगढ़ हो गया, जैसे नियर बाय हो गया, अगर पर्सन वर्किंग है चंडीगढ़ में, वर्किंग है चंडीगढ़ में, रिजाइडिंग है चंडीगढ़ में ही रह रहा है, तो हमें वहाँ के लिए मिनिमम 35,000 सैलरी चाहिए होती है, चाहे किसी भी कंपनी में। चाहे किसी भी कंपनी में। चंडीगढ़ में ही वर्किंग है, चंडीगढ़ में ही रह रहा है वो, मिनिमम सैलरी 35,000 चाहिए। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, 35,000 सैलरी रिक्वायर्ड रहती है उसमें। बट अगर पर्सन चंडीगढ़ में वर्किंग है लेकिन उसका रेजिडेंशियल लोकेशन है बद्दी, पंचकुला, मोहाली, डेराबस्सी, नियर बाय कहीं का भी जैसे रहता है, तो उसमें 22K में प्रोसेस कर सकते हैं उसको। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, 22,000 सैलरी में प्रोसेस कर सकते हैं उसको। मोहाली में भी? मोहाली में भी, अगर वो मोहाली में रहता है तो मोहाली का उसके पास कुछ एड्रेस प्रूफ है। Sir, residence, rental or own house doesn't matter? नहीं, कोई मैटर नहीं पास। It's good. बाकी मिनिमम वैसे हमें जो पैन इंडिया सैलरी रिक्वायर्ड रहता है 30,000 सैलरी रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे G4 मार्केट रहती है, हमारी स्पोक लोकेशन रहती है, तो उसमें 22,000 में प्रोसेस हो सकता है। तो एक सैलरी क्राइटेरिया आपके पास आ जाएगा उसमें बेसिकली। लेकिन का क्या हुआ है सिस्टम? हब और इसे समझाना है। ये हब है, जैसे चंडीगढ़ हब है, चंडीगढ़ के नियर बाय जो भी लोकेशन है हमारी, ये स्पोक लोकेशन है हमारी, मतलब स्पोर्टिव लोकेशन है हमारी। यस, तो मेन हब में हमें सैलरी 35,000 चाहिए होती है, बाकी नियर बाय लोकेशन में 22। कितने डिस्टेंस तक नियर बाय लोकेशन चेक करते हैं? नियर बाय वैसे तो मिनिमम 30 किलोमीटर रहता है, 30 किलोमीटर तक हम कर देते हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस पे डिपेंड रहता है कि हाँ उससे ज़्यादा लोकेशन हमारी BFL लोकेशन से ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 30 किलोमीटर के अंडर कर देते हैं इसको। अगर ये सिनेरियो उल्टा है, अगर कस्टमर रहता चंडीगढ़ में, काम मोहाली में करता है, तो हाँ फिर 35,000 तो मतलब बेसिकली उसके जहाँ पे उसका रेजिडेंस है उसके हिसाब से सैलरी मैच करनी चाहिए, एग्जैक्टली, वर्क लोकेशन से नहीं। नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग रहता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग वो हब है, तो हब में सैलरी मिनिमम रिक्वायर्ड रहती है उसमें। ठीक है। बाकी जैसे -1 पता होगा, -1 सिविल का, Yes. -1 सिविल तो पता है ना सबको। Yes, sir. माइनस सिविल जो रहता है उसमें अनलिस्टेड कंपनी रहती है, रिसेंटली उनको फंडिंग बंद हो गई है, पहले तो हम करते थे लेकिन रिसेंटली बंद हो गई है उनको भी। -1 सिविल जो है Okay. अनलिस्टेड कंपनी है। अगर इन केस गवर्नमेंट है, जहाँ जो बजाज के साथ कंपनीज लिस्टेड है, उनको ही हम फंडिंग कर सकते हैं। -1 सिविल अनलिस्टेड कंपनी, उसमें फंडिंग नहीं करते हैं। और -1 में सैलरी मिनिमम 30,000 वही रिक्वायर्ड रहती है। हाँ बाकी सेम है, सेम क्राइटेरिया 22 में भी हो जाएगा अगर नियर बाय लोकेशन में रहता है। -1 सिविल है, लिस्टेड कंपनी बाकी है।
किसी की कोई स्पेसिफिक डाउट है? आप मल्टीप्लायर एंड फॉल्ट के बारे में बता दो। 755 प्लस सिबिल है एंड एचएल वगैरह उसका चला हुआ है, तो ये हमारा लो रिस्क में आता है। लो रिस्क में जो मल्टीप्लायर रहता है हमारा 16 का मल्टीप्लायर रहता है, मतलब उसकी सैलरी का 16 गुना 16 मल्टीप्लायर हम दे सकते हैं। मीडियम रिस्क में 14 का रहता है एंड जो HRS रहता है उसमें 10 का मल्टीप्लायर, मतलब इंटू 10 उसमें रहेगा। $755 प्लस HL लाइव है, चाहे HL उसने चला के क्लोज किया हुआ है, तो वो हमारा लो रिस्क में आएगा। तो उसमें जो मल्टीप्लायर उसमें एप्लीकेबल होगा 16 का एप्लीकेबल होगा, जो भी उसकी सैलरी रहेगी। और अगर सिबिल 760 है और लोन नहीं चला हुआ कोई, मतलब HL नहीं है, कोई और लोन है, PL है या कुछ है, तो वो मीडियम रिस्क में आएगा। मीडियम है जी, चाहे सिबिल ठीक भी है उसका। सिबिल ठीक भी हो उसमें। बट एक और केस है जिसमें आपका LR में आ जाता है, अगर उसका कोई क्रेडिट कार्ड है 5+ ईयर से एक क्रेडिट कार्ड है, चल रहा है, लाइव है, एंड एक और रनिंग में क्रेडिट कार्ड है। वो कितना भी पुराना हो, चाहे नया भी हो, वो नया भी हो कोई इशू नहीं है, 1 ईयर का रिसेंटली हो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड है 5+ ईयर से चल रहा है और एक और उसके पास लाइव में 2 क्रेडिट कार्ड है, तो वो भी LR में आएगा, लो रिस्क में आ जाएगा। तो उसमें भी जो एप्लीकेबल होगा मल्टीप्लायर 16 का ही होगा। लेस देन 755 सिबिल, इसमें कुछ भी हो वो MR में जाएगा। ऑटो लोन चला हो या पर्सनल लोन चला हो, मीडियम रिस्क में जाएगा। मीडियम रिस्क में जो मल्टीप्लायर हमारा रहता है 14 का रहता है। बाकी कोई लोन नहीं है, कोई कुछ नहीं चलाया उसमें, तो उसमें 10 का ही मल्टीप्लायर एप्लीकेबल रहेगा। हाई रिस्क में आता है जैसे वो, तो उसमें 10 का ही मल्टीप्लायर एप्लीकेबल रहेगा। हाई रिस्क में वो होगा जिसका कोई लोन नहीं है। कोई लोन नहीं चला है, जहाँ छोटा मोटा कोई लोन चला के उसने बस क्लोज किया है। और मिनिमम सिबिल कितना लेंगे? मिनिमम सिबिल 700 प्लस लेंगे। 700 प्लस सिबिल चाहिए। वैसे तो वो 685 अबव कर देते हैं हम। इन केस रिसेंटली कोई डिस्प्यूट नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि गारंटर की वजह से उसका डिस्प्यूट आ जाता है, देन उसका सिबिल लो हो जाता है। बट इन केस गारंटर की वजह से उसका सिबिल डाउन हो रहा है, देन अप्रूवल लेके हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर 685 प्लस सिबिल है वो 700 में ही कंसीडर होगा। 685 प्लस सिबिल है, बस उसमें ये ना होना चाहिए कि उसका रिसेंटली डिस्प्यूट हो, रिसेंटली कोई क्रेडिट कार्ड में उसने बाउंसेस की हो, तो हम उसमें फंडिंग नहीं कर सकते हैं। जो अभी EMI नहीं पे कर पा रहा है, तो वो बजाज की जगह अदर बैंक की कैसे EMI पे करेगा। रिसेंटली लास्ट कितना लेते हैं टाइम? क्या लास्ट 1 मंथ 2 मंथ, रिसेंटली कितना टाइम? रिसेंटली लास्ट 6 मंथ, लास्ट मतलब 1 ईयर से उसका ट्रैक क्लीन होना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड नॉर्मल डिस्प्यूट, अगर सिबिल में 685 प्लस सिबिल लेके चल रहे हैं, लेस देन 700 प्लस 685 डन। एंड बाकी कंपनीज में तो जो रहता है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है जैसे जो हमारे साथ लिस्टेड नहीं है, उस पे जो मल्टीप्लायर एप्लीकेबल रहेगा ओनली 10 का रहेगा। अनलिस्टेड कंपनी में कोई मर्जी सिबिल हो कुछ भी हो उसका 10 का ही मल्टीप्लायर एप्लीकेबल रहेगा उसमें। अनलिस्टेड कंपनी में जो बजाज के साथ लिस्टेड नहीं है।
LR केस है, उसमें 70% का जो फॉयर रहता हमारा 70% का रहेगा। LR केस है 70 का फॉयर जाएगा उसमें, जितनी भी उसकी सैलरी होगी। MR केस में 65% का रहता है। मीडियम रिस्क में जो रहता है इस केस में 60% रहता है। और लास्ट जो हमारा रहता है 60% रहता है फॉर में 7%। HR एंड ये फायर में भी एक और कंडीशन है। इसमें सैलरी 50 के अबव है, देन ही हम 70 का फॉयर लगाएंगे इसमें 70%। इफ सैलरी इज मोर देन 50,000। लेस देन 50 है तो then 65 का कंसीडर होगा। लेस देन 50 लेस देन 50 है तो 65 का 5,000। अगर सैलरी 22 है तो मैं 60% का फॉर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, 22 भी मिल जाएगा, 60। बाकी तो मल्टीप्लायर का तो सेम ही रहेगा उसमें। अगर 22,000 सैलरी है एंड LR में आ रहा है वो, तो देन 16 का ही मल्टीप्लायर रहेगा उसमें। मल्टीप्लायर में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो MR एंड HR में सेम ही मल्टीप्लायर रहेंगे उसमें। इफ उसमें सैलरी लोएस्ट भी सैलरी है देन मल्टीप्लायर एप्लीकेबल रहेगा। अगर फायर में कहीं अर्न नहीं रहा केस नहीं। पेंशनर्स को करते हैं। पेंशनर को नहीं करते हैं, लेकिन जैसे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, सेम अगर सैलरी जैसे हमारा क्राइटेरिया वो मेट कर रहा है प्लस पेंशन आ रही है, तो हम ऐड ऑन करके उसकी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे आर्मी पर्सन है रिटायर्ड है उसके बाद जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं वही सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर MCA पे लिस्टेड है प्लस 2 ईयर्स है, देन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसकी जो पेंशन है उसको भी हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज एंड मिनिमम इज 21 राइट। मिनिमम एज 25 है हमारी। 21 नहीं होगी नहीं 25 है हमारी। लास्ट में तो 21 लिखवाई है। नहीं नहीं जो राजीव ने प्रोडक्ट नोट भेजा था उसमें तो 21 लिखा हुआ है। लास्ट लिखा में हुआ हुई है ना लास्ट महीने हमारी ट्रेनिंग। हाँ लास्ट में कौन आया था आपके पास? गौरव। गौरव है। नहीं मिनिमम एज जो रहती है हमारी 25 प्लस ईयर रहती है। अभी तक तो वैसे कोई चेंजेस नहीं हुआ है उसमें। एंड मैक्सिमम
मैक्सिमम 55 तक हम करते हैं। 55 से अगर 60 जैसे एज क्राइटेरिया रहता है, 60 से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, तो लास्ट 58 उनकी जो रिटायरमेंट की एज रहती है, तो वहाँ तक ही हम कर सकते हैं। 60 तक EMI बनेगा। हाँ, मतलब 55 से अगर 58 का होने वाला है तो 2 साल के लिए तो हम उसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन लास्ट उसका जैसे 55 एज चल रही है तो 58 3 साल के लिए हम उसको दे सकते हैं। मतलब लास्ट एज जो हम उसको प्रोडक्ट फाइनेंस कर सकते हैं तो 58 तक कर सकते हैं। 58 तक मतलब Tenure end होना EMI एंड हो चाहिए। जाएगी। EMI एंड हो जाएगी, मतलब लास्ट उसका 55 ही आप कंसिडर करके चलिए कि 55 में उससे मोर देन नहीं कर पाएंगे उसको। और इस केस में 55 प्लस में उसको टर्म लोन ही मिलेगा, हम हाइब्रिड लिमिट नहीं दे सकते हैं उसको। मतलब 2-3 साल के लिए जितने के लिए भी उसकी एलिजिबिलिटी बनती है तो उसमें टर्म लोन ही दे सकते हैं उसको, हाइब्रिड नहीं मिलेगा उसमें। बेसिकली बस इतना ही है इसमें, तो बाकी कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन कुछ और मैक्सिमम फंडिंग अमाउंट एंड मिनिमम। मिनिमम 1 लाख है, मैक्स जो हम करते हैं 25 लाख है। मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 25 लाख है। ये दोनों में ना, टर्म एंड फ्लेक्सी में। टर्म एंड फ्लेक्सी दोनों में सेम रहेगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25। बाकी कस्टमर जैसे कई बार कहते हैं कि हमें तो 1 लाख की ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट में आप पिच कर सकते हैं हमको कि सर आप लिमिट बनवा के रखिए, आप जितना यूज़ करेंगे उसी पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप 1 लाख यूज़ करते हैं 1 लाख का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम है, जितने दिन के लिए यूज़ करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। पिच करने का बस। और कोई रेट ऑफ क्वेश्चन? इंटरेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ROI वैसे तो हमारा टिकट साइज पे डिपेंड करता है, टिकट साइज कितना है। लेकिन अगर जैसे 1 लाख तो 5 लाख का रहता है तो हम 15 to 16% चार्ज करते हैं। मतलब 1.25% पर मंथ टू 1.33%, डिपेंड करता है टिकट साइज पे। 15 से 16%। प्रोसेसिंग फीस। बाकी एक मैं बताता हूँ, अगर टिकट साइज थोड़ा हाई रहता है तो उसमें नेगोशिएट हो सकता है, डिपेंड करता है टिकट साइज पे। 10 लाख प्लस है या कुछ है तो 14 का रेट ऑफर हो सकता है। प्लस 10 लाख है, प्लस 5 लाख भी चला जाता तो डिपेंड करता है वो अगर कस्टमर, डिपेंड करता है कि आप एक बार लीड शेयर कीजिए, बात करके देखेंगे। अगर कस्टमर कहता है तो नेगोशिएट करने वाला हो तो जरूर हो जाएगा उसमें। बिटवीन 5 to 10 फिर भी कर रहे हैं कुछ डेविएशन या नहीं? कैसे? मान लो 8 लाख का केस है, हाँ, तो उसको कहाँ तक दे देंगे लीस्ट? लीज तो 14 ही रहेगा उसमें। बाकी लीज ट्राई कर सकते हैं कि 14 से डाउन तो नहीं होगा उसमें। बाकी 15 प्लस है तो 13 उसमें भी आप वो चेक करते हो, LR, MR, HR? एलिजिबिलिटी चेक होती है, सपोज उसका क्राइटेरिया मैच होता है तो देन उसका ऑफर कर सकते हैं। बट इन केस जैसे 15 प्लस 10 प्लस जा रहा है तो लास्ट रेट जो हमारा रहता है 13 का रहता है, 13% का लास्ट रेट। और ये दोनों में सेम है, टर्म एंड फ्लेक्सी? टर्म एंड फ्लेक्सी है। बट ये तभी ऑफर होगा अगर टिकट साइज हाई है। 15 लाख। हाँ, अगर ये कस्टमर कहेगा कि 1 लाख का तो उसको 13 का रेट ऑफर करना, तो वो नहीं कर पाएगा। 14% है। 10 लाख। प्रोसेसिंग फीस 1%। बता इससे कम
1% प्रोसेसिंग फीस रहती है। हाँ भाई, कॉन्फ्रेंस में कॉपी ढूंढ रही आगे बात कर 1% प्रोसेसिंग फीस एप्लीकेबल रहेगी। वो भी वैसे टिकट साइज पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, कुछ उसमें भी नेविगेशन वाली हुई तो वो भी हो जाएगी। बट जो पोर्टल चार्जेस रहता है, जो बजाज एक्सपीरिया का पोर्टल का बताया आपको, पोर्टल क्रिएट होता है, उसके चार्जेस रहते हैं जिसको हम फ्लेक्सी फीस कहते हैं। अगर लिमिट लेस देन 8 लाख है तो 4,999 का उसमें चार्ज रहता है। लिमिट लेस देन 8 लाख है। पहले पे करना होता है लोन से? क्या ये पहले पे करना है या लोन अमाउंट से जाएगा? लोन अमाउंट से ही डिडक्ट हो गया है, और आपकी प्रोसेसिंग फीस? वो भी डिडक्ट होके आएगी। जो भी चार्जेस हैं लोन अमाउंट से डिडक्ट होके आएंगे, लिमिट में से डिडक्ट होके आएंगे। टोटल चार्ज है। 8 से 15 लाख की लिमिट रहती है, उसमें 5,999 के चार्जेस रहते हैं, 6,000 के। 15 to 25 रहती है तो उसमें 7,000 के। ये पोर्टल चार्जेस हैं फ्लेक्सी फीस के, जो 7 साल के लिए बनता है पोर्टल, उसका वन टाइम चार्जेस रहते हैं। पीएफ वेरी करेगा, 8 से 15 जहाँ 15 से 25 का लिमिट रहता है उसमें पीएफ वेरी करेगा। इसमें अगर 0.75 भी हो जाएगा, 0.50 भी हो जाएगा, वेरी करेगा, टिकट साइज पे वेरी करेगा। फ्लेक्सी फी 5 ईयर वाले पोर्टल के लिए भी इतनी है? सेम 5 ईयर का पोर्टल रहता है, वो कस्टमर की चॉइस रहती है कि अगर उसको 5 ईयर का लेना है या 7 ईयर का लेना है, बट उसमें चार्जेस दोनों में सेम ही रहेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लीड शेयर कर दीजिए। लीड अगर आती है तो आपके पास एलिजिबिलिटी बन गई, आपको लग रहा है एलिजिबल है कस्टमर, एंड शेयर कीजिए। अगर चार्जेस का कुछ होगा तो वो हमारे एंड से हो जाएगा। चार्जेस की बात करनी है, कस्टमर को कन्विंस करना, चार्जेस का इशू हो रहा है, हो जाएगा। बाकी तो वो डिपेंड करता है, टिकट साइज़ अगर कम है तो उसमें तो नेगोशिएशन नहीं होगी, लेकिन टिकट साइज़ हाई है थोड़ा, उसमें हो जाएगी। बस इसमें तो वैसे यही है मोस्टली। तो डॉक्यूमेंट जैसे एड्रेस प्रूफ है उसमें क्या क्या चलेगा? पोर्टल का हो गया। डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड, आपको तो पता है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है। लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप, लास्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सॉरी लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट। करंट एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट हो गया,
ब्रॉडबैंड लैंडलाइन बिल हो गया, गैस रिसीप्ट होगी, कंपनी लेटर रेट हो गया, रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन बिल होगा, मिनिमम 60 डेज का, नेक्स्ट 60 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ब्रॉडबैंड बिल चल जाएगा उसमें, लैंडलाइन होना चाहिए उसमें, लैंडलाइन का जैसे मोबाइल नंबर आता है ब्रॉडबैंड बिल पे, हाँ पोस्टपेड बिल भी चल जाएगा उसमें। हाँ गैस रिसिप्ट रहती है, 60 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो भी चल जाएगी अगर करंट एड्रेस प्रूफ में उसके पास होगा। कंपनी का लेटर हेड है, कंपनी का लेटर हेड भी अगर वो लिखवा के दे सकता है कि ही इज करेंटली रिजाइडिंग देयर, तो देन वो भी चल जाएगा, उसमें भी मिनिमम 60 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, 60 दिन से। रेंट एग्रीमेंट में मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए स्टैम्प पेपर की? 50 पे चल जाएगा। हाँ 50 पे चल जाएगा। बाकी बद्दी साइड जैसे लोकेशन रहती है स्पोक में, तो उसमें 10 का रहता है, उसमें जैसे 10 का चल जाता है। हाँ चल जाएगा उसमें। बाकी मिनिमम ट्राई करेंगे 100 का, जैसे चंडीगढ़ लोकेशन है, चंडीगढ़ में तो 100 का 100 का ही चाहिए, तो बाकी 50 प्लस में चल जाएगा। तो बाकी अगर 100 का हो तो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है कि बार बार उसको बनाने का इशू नहीं आएगा। एंड एक हमारा जैसे क्राइटेरिया रहता है एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन का, अगर प्राइवेट कंपनी में वर्किंग है उसका ऑफिशियल मेल आईडी है वहाँ पे विद कस्टमर नेम एंड कंपनी का डोमेन नेम। कस्टमर का नाम है @ कंपनी का डोमेन नेम है, वो एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन में चल जाएगा उसका। इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बजाज कस्टमर को मेल भेजेगा और उसको कुछ कंफर्म करना है। हाँ उसको जैसे उस पर ऑफिशियल मेल पे जैसे जाता है तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिंक जाता है, ठीक है। वो लिंक से भी वेरीफाई कर सकता है, जहाँ OTP जाता है तो OTP से भी वो वेरीफाई कर सकता है उसको सबमिट करके। अगर नहीं है तो मैनुअल मेल भी जाती है, जो ऑन रोल एम्प्लॉय जैसे रहेगा वो मैनुअल मेल भेजेगा तो उससे भी कंफर्मेशन हो जाएगी। एंड इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फॉर्म 16 से उसका कंफर्म हो जाएगा। डिफेंस पर्सनल को तो फॉर्म 16 तो नहीं दे सकते। हेलो हेलो हाँ हाँ मैं ठीक है मैं फोटो बता दें, फोटो का बाकी PF स्टेटमेंट से भी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई हो जाएगी। अगर PF डिडक्ट हो रहा है, PF डिडक्ट हो रहा है तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा उसका। बट जैसे लिस्टेड कंपनी रहती है, लिस्टेड कंपनी में तो अगर तो उसमें विदाउट सैलरी स्लिप भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। इन केस उसके पास ऑफिशियल मेल कंफर्मेशन है और बैंक स्टेटमेंट जो PDF वाला होता है वो रिक्वायर्ड है,
इवन विदाउट सैलरी स्लिप भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं। कंपनी लिस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है। आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि तुमने पिछली बार बताया कि नहीं हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो मेल करवा दूँगा। वर्क फ्रॉम होम में कर देंगे, बट उसमें उसका ऑफिशियल मेल कंफर्मेशन होना चाहिए, उसका एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जैसे वर्किंग रहता है कि फील्ड वर्क है बट स्टिल ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, देन उसमें प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब कुछ अगर रीज़न है देन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है देन ओके है, बट अगर उसका काम ही फील्ड वाला है, उसके पास ऑफिशियल मेल भी है, देन हम उसको शो नहीं कर सकते कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वो कंपनी को बोल सकते हैं। और अगर कोई रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है, अच्छी कंपनी में किया है, ये तो हो गया। अगर गवर्नमेंट वाले के पास फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप वगैरह से चल जाएगा उसका। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहेगी, बट उसका जैसे ऑल्टरनेट हमारा एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन के लिए जियो टैगिंग रहता है, मतलब उसके ऑफिस का विजिट रहेगा। ओके, वो वहाँ पे जाके बंदा को ऐप से आपके वो करता है। हमारा एम्प्लॉय ही वहाँ पे जाएगा, उसकी ऐप वहाँ से पे वेरीफाई करेगा, वर्किंग देन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अभी काफ़ी डिपार्टमेंट में रहता है कि उसका ऑनलाइन पोर्टल रहता है, ऑनलाइन पोर्टल में सैलरी स्लिप वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं जैसे, तो अगर वो ऑनलाइन पोर्टल भी है उसके पास, उसके थ्रू भी हम उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। 26 एस नहीं चलेगा, 26 से भी चले जाए। फॉर्म 16 नहीं है तो। हाँ, फॉर्म 16 नहीं है, अगर उसके थ्रू वेरीफाई हो रहा है। Sir, if they have form 16 but a service certificate नहीं है तो ये मतलब डिफेंस अभी मिल नहीं में रहा। हाँ, yes, अभी मिल नहीं रहा है, मतलब लाइक तो डिफेंस में सर्विस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जैसे LR MR केस है, LR केस में तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कमांडिंग का सर्विस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है अगर उसके पास एड्रेस प्रूफ है। सर बट अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा ना लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, किसी भी लोन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जैसे कंपनी का लेटर हेड है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि उसका यही मेंशन होना चाहिए कि ये कंपनी लोन पर्पज से ये कंपनी का लेटर हेड बनवा रहा है। उसमें अगर गैस रिसिप्ट पे उसने लिखवा दिया तो उसको कोई इशू नहीं है कि गैस के लिए, गैस कनेक्शन के लिए उसने लेटर हेड बनवाया, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये कोई और तो नहीं होगा कि अगर बंदा छुट्टी पे है डिफेंस में। हाँ, डिफेंस में अगर छुट्टी पे है, बट उसमें रहेगा कि अगर वो BFL की लोकेशन में ही रह रहा है अभी, मतलब उसका परमानेंट जो एड्रेस है वो बजाज फाइनेंस की लोकेशन में ही है, तो देन तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस की लोकेशन नहीं है वो, देन उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जब वो अपना ऑन ड्यूटी जहाँ पे अगर जैसे जॉब कर रहा है, वर्किंग है, वो BFL की लोकेशन है, देन वहाँ से हम प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिक लोकेशन में है तो लोकेशन मैट होगा देन ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों में से एक लोकेशन BFL होनी चाहिए, रेजिडेंस या उसकी पोस्टिंग। पोस्टिंग। और इसमें आपने क्या बोला, टॉकिंग जो सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए? सर्विस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है, मैंडेटरी है। बट वो कह रही थी अगर सपोज कर लो लोन के लिए आपको लिख के नहीं दे रहा है तो आप किसी और चीज के लिए, गैस कनेक्शन या किसी और चीज के लिए लिखवा कुछ भी लिखवा लो, बेसिकली आपको पता करना मतलब वहाँ कि post हाँ करना। वर्किंग है और करंट एड्रेस प्रूफ में उसका सर्विस सर्टिफिकेट वो चल रहा है, मेंशन रहता है। सर मैक्सिमम तो ऐसे इशू करते हैं कि पर्सनल लोन के लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं हम। नहीं, पर्सनल लोन का कोई ऐसा नहीं, मतलब किसी सर्टेन भी उसको लोन के लिखना लिए है। नहीं करते एक्चुअली, मतलब कोई वहाँ का रूल होता है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। मेरे हमें तो फादर को ऐसे बोलते हैं वो। एक्स सर्विस मैन आर्मी से, तो ऐसा नहीं है। सर्विस सर्टिफिकेट उनको 2 मिनट में मिल जाता बना के, ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं है नहीं अभी बट भी। वो अगर छुट्टी पे है तब तो उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा हाँ, ना जाना specially। पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस है, उसका सर्विस सर्टिफिकेट उसमें मैंडेटरी रहेगा। कुछ पूछा होगा किसी ने? मैंने ये पूछा था कि हम अगर न्यू ज्वाइनिंग है, हाँ, न्यू ज्वाइनिंग है, उसका ऑफर लेटर है।
ऑफर लेटर है, ऑफिशियल मेल आईडी है, देन उसको हम ऑफर लेटर पे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एक भी यूजुअली सैलरी ना आए एक भी सैलरी ना आई हो। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। नहीं, अनलिस्टेड में भी कर देंगे अगर ऑफिशियल मेल आईडी है उसकी, कंपनी के नाम से ही उसकी ऑफिशियल मेल आईडी है, ऑफर लेटर है उसके पास, देन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं ऑफर लेटर के बेसिस पे। अगर किसी ने स्विच किया जॉब और 1 महीने का गैप है या कुछ कोई इशू नहीं है। जैसे कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर स्विच है, गैप है, उसमें कोई नहीं है। हमें ऑफर लेटर चाहिए और एक उसका ऑफिशियल मेल चाहिए। ये 2 चीज़ मैंडेटरी, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। ऑफिशियल मेल आईडी उसका एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन के लिए, और ऑफर लेटर उसका जैसे सीटीसी रहता है तो उसमें सैलरी एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए उसका कि कितनी सैलरी होगी, कितनी इसकी एलिजिबिलिटी बन सकती है उसमें, तो दैट पर्पस को रखा है। जैसे आप बैंकिंग में देखते हो तो बैंकिंग में आईएमपीएस के थ्रू सैलरी आती है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये एलिजिबल नहीं है। आईएमपीएस के थ्रू सैलरी आ रही है अगर बैंकिंग में आ रही है, कैश सैलरी तो वैसे ही नहीं करेंगे उसमें। एनईएफटी होना चाहिए बेसिकली। सैलरी एनईएफटी होनी चाहिए, जहाँ जैसे गवर्नमेंट में रहता है बल्क पोस्टिंग हो गया, ये कंपनी के नेम से सैलरी आ रही है, देन वो प्रोसेस कर सकते हैं। आईएमपीएस कैश के थ्रू, यहाँ कुछ चेक के थ्रू आ रही है सैलरी, तो वो नहीं करेंगे। इसका अप्रूवल भी नहीं मिलता है आईएमपीएस का? नहीं, डिपेंड करता है, बट अगर जैसे सैलरी का रहता है, बट ड्यू टू अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, फ्रॉड वगैरह काफ़ी हुआ, तो उसकी वजह से अप्रूवल डिनाइड हो रहा है क्रेडिट टीम की तरफ से। तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे कि अगर डिपेंड, कैश चेक वाला नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आईएमपीएस। वो भी सैलरी पे डिपेंड करेगा, सैलरी अगर मैक्सिमम है तो देन वी कैन ट्राई दिस। इंक्वायरी तो आपने देखी होगी, जैसे उसमें सिविल में रहती है, पीएल इंक्वायरी रहती है 1 ईयर में, वन ईयर में 4 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सिविल में 1 साल में 4 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इन लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर। हाँ, ये अभी लास्ट मंथ में चेंज हुआ है। पहले हम लास्ट 6 मंथ की देखते थे, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर की देखते हैं, वो भी 5th इंक्वायरी आनी नहीं चाहिए। 5th इंक्वायरी आगे केस वहीं नॉट एलिजिबल हो गई, देन उसकी जो 5th वाली इंक्वायरी खत्म होगी, देन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और 4 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सिविल वगैरह तो चेक करते हैं ना सारे, खुद ही रहता है। हाँ, बाकी नॉर्मल जैसे सिविल में कुछ रिटर्न ऑफ रहता है, लेटेस्ट देन रिस्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें भी नहीं कर पाएंगे। एक लेटेस्ट है, पुराना है 2012, 14, 16 पुराना है, देन अप्रूवल लेके हो सकता है, बट लेटेस्ट है तो लेटेस्ट में नहीं हो पाएगा उसमें। 6 मंथ है 1 ईयर में होना चाहिए। 1 ईयर। अगर किसी ने रिसेंटली लोन लिया है
रिसेंटली लोन लिया है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है देन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, बट 6 मंथ में 2 PL नहीं होने चाहिए मोर देन 50,000 के। लास्ट 6 मंथ में 50,000 से ऊपर 2 PL नहीं होने चाहिए, 2% लोन नहीं होने चाहिए। केस वही नॉट एलिजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट 6 मंथ में 2 PL है, 50,000 से ज़्यादा के PL है, तो देन वहाँ प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उसको। रिसेंटली लोन लिया है, कोई ऐसा इशू नहीं। 1 मंथ में अगर लोन लिया है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो देन कोई इशू नहीं है उसमें। अगर कोई EMI नहीं भी गई, EMI नहीं भी गई, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उसके पास रीपेमेंट आ रहा है, वैसे तो कैम हमारा जो रहता है उसमें पिक हो जाएगी। अगर रीपेमेंट है उसके पास तो वो उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेट हो जाएगा वो। चाहिए कॉफी ठंडी खाना भी रहेगा आप लोगों का लंच। किसी को कोई डाउट है? अगर फ्लेक्सी ले लिया सपोज 5 लाख का, 6 महीने यूज किया उसने एंड आफ्टर 6 मंथ उसने पूरा पे कर दिया, अब उसको बंद ही करवा देना है पूरा लोन, हो सकता है? सेम है। वैसे तो कस्टमर को तो हमने यही पिच करना है कि आप बंद ना करवाइए। बंद करवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपका 4% का फोरक्लोजर रहता है मिनिमम, बाकी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू 6 मंथ उसने यूज़ किया है। 6 मंथ के बाद कह रहा है मुझे यूज़ ही नहीं करना है। बजाज से अगर आप फ्लेक्सी भी दे रहे हैं, मुझे उसमें से कोई लिमिट यूज़ नहीं करनी है, कभी भी उसको यूज़ नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना, टोटली क्लोज करना है। इनकेस बजाज से आपको लिंक ही नहीं रखना, तो देन उसमें 4% के चार्जेस एप्लीकेबल रहेगा टोटल लोन अमाउंट पे, टोटल लिमिट पे, जितने की उसकी लिमिट होगी। तो उसने सारा पे कर भी रखा है तभी बट इसमें कस्टमर क्लोज कराता नहीं होगा मुझे, वो बस करवा लेते हैं ड्यू टू वैसे इसमें सिंपल की वजह से। नहीं, सिविल की वजह से नहीं। कई बार एलिजिबिलिटी रहती है, कई बार HL रहता है, HL रिक्वायर्ड रहता है, हाउस लोन लेना होता है, उसकी वजह से थोड़ा लिमिट में इशू आता है, तो देन वो करवा। नहीं तो वो शो करता रहता है कि इतना आपका आउटस्टैंडिंग है। एक और चीज़ है इसमें, वैसे तो हम पिच करते हैं, बता देते हैं कस्टमर को एनुअल चार्जेस एनुअल चार्जेस जो 0.25% रहते हैं, इसमें 18% GST भी इंक्लूडेड रहता है, एक्सक्लूडेड रहता है, मतलब इंक्लूड करते हैं। हाँ, टोटल लोन अमाउंट पे जो टोटल लिमिट होगी 1 लाख पे 250 रुपये। फर्स्ट 2 ईयर तो कंसिस्टेंट रहेंगे ये, मतलब जितने जा रहे हैं उतने जाएंगे। 3rd ईयर में जो उसकी अवेलेबल लिमिट रहेगी उस पर वो EMC उसको चार्ज होगी।
कस्टमर को पिच करना होगा ऐसे ही करना है कि 1 लाख पे 250 रुपये आपका, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। कस्टमर अगर 0.25 देख के चलेगा तो उसमें उसको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही लगेंगे वो चार्जेस। वही ऐसे तो कस्टमर पूछेगा ही नहीं हमसे। नहीं पूछेगा, इतना नहीं। आपने आपका बेसिकली जो रहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट एक बार गो थ्रू होना है, अगर कुछ डाउट आता है जस्ट फॉरवर्ड कीजिए, लीड शेयर कीजिए। और कुछ उसमें डॉक्यूमेंट भी शेयर नहीं कर रहा है कस्टमर, डायरेक्ट बात करवा दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। डील अपने एंड से रहेगी, बाकी जो भी रहेगा उसमें हो जाएगा उसमें। अगर डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे कस्टमर साइन ना करे तो डॉक्यूमेंट तो रिक्वायरमेंट क्या होता है ना कि आधे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं हम आपको। हाँ हाँ, आप फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर कस्टमर इशू कर रहा है कि आप डायरेक्ट बजाज से बात नहीं कर रहे हैं या कैसा है, तो क्यों मतलब क्या मुझे कुछ, जैसे कई कस्टमर का इशू रहता है कि हमें ऑफिशियल मेल आईडी चाहिए आपकी बजाज की, आप बताइए, हम डायरेक्ट उसी पे शेयर करेंगे। तो अगर कोई इशू आता है जस्ट नंबर शेयर कीजिए, कस्टमर का लीड शेयर कीजिए, हम बात कर लेंगे। जैसे भी आपकी जितनी उसकी मैक्सिमम, हम तो यही ट्राई करेंगे जितनी मैक्सिमम उसकी लिमिट बनेगी उसके लिए ट्राई करेंगे, आप में भी ज़्यादा काउंट हो और हमारे में भी ज़्यादा काउंट हो। बाकी डॉक्यूमेंट तो अगर लिस्टेड कंपनी जैसे बताया, लिस्टेड कंपनी में तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, ऑफिशियल मेल आईडी हो गया, पैन एंड आधार कार्ड अगर सेम रिजाइडिंग एड्रेस, यही रिक्वायर्ड रहता है। बाकी सैलरी स्लिप अनलिस्टेड कंपनी में सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहती है। इन केस सैलरी में वेरिएंस है देन ऑल्सो सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहती है उसमें। और कोई इशू डाउट कुछ? जैसे डिफेंस के काफ़ी सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे कि डीआरडीओ है, बीआरओ है, इन सबको करते हैं फंडिंग या नहीं करते? नहीं, डीआरडीओ में गवर्नमेंट में जो भी आएगा उसमें कर देंगे, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है जो है नहीं करते हैं बजाज को, क्या क्या जो बनाते हैं इक्विपमेंट बनाते हैं, कौन सा है ये बहुत आती है। हाँ, उसका मुझे भी नहीं याद आ रहा। गवर्नमेंट में रहेगा, गवर्नमेंट में कर देंगे, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे रहती है उसमें नहीं करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आ रही है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ डीआरडीओ वगैरह हो गया, डीआरडीओ में कर देंगे, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें प्रोसेस नहीं नहीं, इस गवर्नमेंट की डीआरडीओ का एक पार्ट है जो कि इक्विपमेंट बनाते हैं आर्मी के लिए, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ऑर्डिनल फैक्ट्री को नहीं करते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कई जगह पे हमें अलाउड है, सारी जगह पे अलाउड नहीं है। जैसे जो आप कह रहे हैं कि मतलब वेपन टाइप का आप एक तरह से कह रहे हैं कि वो बनाती है, तो उसमें कई जगह पे अलाउड है, सारी जगह पे नहीं। और कुछ किसी का डाउट हो? डाउट कोई क्वेश्चन? कोई फ्लेक्सी लिमिट में कुछ और एनीथिंग एल्स कुछ पूछना हो? एक क्वेरी आई थी हमें, बेसिकली हमारा अप्रूव हो गया था, बट वो कह रहे थे कस्टमर से पहले चाहिए प्रोसेसिंग फी। नहीं, ऐसा नहीं है। बजाज कभी पैसे नहीं लेता है। अगर इन केस कस्टमर से पहले प्रोसेसिंग फीस ली है तो वो तो फिर देन फेक एम्प्लॉई होगा। बजाज जो भी आपके चार्जेस रहेंगे वो लिमिट में से, अगर आप लिमिट लेते हो, टर्म लोन लेते हो, उसमें से ही डिडक्ट होके आएंगे आपके पास। अगर वो आता है तो वो देन फेक एम्प्लॉई होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चार्जेस रहते हैं वो डिडक्ट होके आएंगे। प्रोसेसिंग फीस रहेगी जहाँ उसमें पोर्टल चार्जेस होगा, वो टोटल डिडक्ट होके आएगा उसमें से। और इंश्योरेंस वगैरह ऐड करते हैं? डिपेंड करता है। वैसे तो अब कस्टमर खुद अवेयर हो रहा है कि हाँ मुझे इंश्योरेंस चाहिए, बाकी हम यूजुअली नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐड ऑन होती है तो कर देते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चार्जेस की आप लीज शेयर कर देना एक बार, बाकी चार्जेस का रहेगा वो हमारे एंड से रहेगा, हम उसको अगर कैसे हैंडल करना कैसे नहीं हम कर लेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा इशू करता है तो तब आपको कंफर्मेशन आ जाएगी।
बस यही है वैसे तो फ्लेक्सी लिमिट है। बस पिच यही करना है कि आप जितना एक लिमिट बनवा के रख लीजिए, जितना आप अमाउंट यूटिलाइज करते हो उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। एज अ बैकअप आपके पास लिमिट रहेगी, इन केस आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड रहता तो आप यूज़ कर सकते हो। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन केस इमरजेंसी फंड चाहिए, आप जस्ट विड्रॉ कीजिए, आपके अकाउंट में आएगा डायरेक्टली, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आपने तो क्या होता है पर्सनल लोन में, तो हम रहता है कि पर्सनल लोन में हफ्ते का प्रोसेस रहेगा, आपका अप्लाई करो देन प्रोसेस करो देन एप्लीकेशन अप्रूव होगी देन उसके बाद रहता है। तो इसके अलावा आप पिच कर सकते हैं कि सर आप बैकअप के लिए इसको लिमिट को बनवा के रख सकते हैं, इन केस फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड रहता है देन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर किसी को मैक्सिमम लिमिट दी है और उसका बेसिकली इनकम बढ़ गई है अगले महीने से 2 महीने बाद, तो जो अभी टॉपअप, जैसे आप टॉपअप की में भी आपका टॉपअप भी कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट दी है, इनकम बढ़ गई है, मिनिमम हमें 6 मंथ चाहिए होते हैं। अगर हमने उसको पहले एक लिमिट दे दी है तो आफ्टर 6 मंथ बाद ही हम सेकेंड उसमें टॉपअप कर पाएंगे। आफ्टर 6 मंथ कितना परसेंट? अकॉर्डिंग टू सैलरी रहेगा वो, फिर वो दोबारा से रिन्यू होगी सारी? रिन्यू होगी, फिर से चार्जेस रहेंगे उसके, टोटल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस जस्ट द टॉप अप अमाउंट। टॉपअप नहीं, जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी टॉपअप अमाउंट पे रहेगी, जस्ट टॉपअप, जो टोटल चार्जेस है अगेन चार्जेस रहेंगे सारे अमाउंट पे सारे। बीटी कर देते हैं। बीटी बैंक पे डिपेंड करता है कि यार जैसे फ्लोटन हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, सर्टेन बैंक की ही बीटी कर रहे हैं अभी। और बीटी में हमें सेम वो मिनिमम अमाउंट चाहिए होता 1 लाख का, और मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड रहता है कि 1 ईयर प्लस होना चाहिए उसका लिमिट चला हुआ, और रिसेंटली उसके 6 मंथ में कोई बाउंसेस नहीं होने चाहिए जो भी उसका लोन चल रहा है। बीटी का हो गया और एक सैलरी का हो गया, और आपको जो कंपनी का चाहिए वो तीनों मैं मेल करवा दूँगा आपको, आ जाएगी आपके पास वो लिस्ट। पैन इंडिया की रहेगी ना कंपनी लिस्ट? कंपनी लिस्ट पैन इंडिया का रहेगा? हाँ पैन इंडिया का रहेगा उसमें, मैं एक बार मेल करवा दूँगा। बाकी तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास लीड आती है आप फॉरवर्ड कीजिए, हम चेक करके बता देंगे आपको कि कंपनी लिस्टेड है तो कितना मैक्सिमम कितना एलिजिबिलिटी बन सकता है उसमें, वो भी आपको चेक करके बता देंगे। उस मेन कंसर्न है लीड शेयर कीजिए, क्योंकि डायला बैंक से अभी लीड हमारे पास आ नहीं रही है, मे बी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई वो हो रहा है जहाँ कुछ ऐसा देन इशू हो रहा है। तो भी होपफुल अभी थोड़ा तो प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया होगा, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो हो गया होगा। Excellent training, I would say. Very, very good training. Yes. Guys, have you understood how the product works? Yes. 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 So it's one of the best products in the market. थैंक यू, बाकी तो इतना ही है। अगर कुछ डाउट आता है, आप क्वेरी आती है, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर तो है आपके पास, बाकी गौरव का नंबर भी होगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू आता है, सर्टेन इशू आता है आपको कि क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज या कुछ ऐसा, कुछ और ऑल्टरनेट मॉडल पे हो सकता है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कस्टमर कुछ इशू कर रहा है, चार्जेस में कुछ इशू कर रहा है, तो देन एक बार बात कर लेना, उसमें प्रोसेस हो जाए। जस्ट लीड शेयर कर देना, लीड शेयर करेंगे, हम भी बात कर सकते हैं कस्टमर से कि क्या इशू क्या आ रहा है, बाकी पिच हमारे एंड से भी होगी उसको। आप ट्राई कीजिए, बाकी पिच हमारे एंड से भी होगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम मोटिव रहता है कि हम लीड को कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें भी पता है आपके एंड से अगर आप 100 डेटा पे कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम हार्डली 1 या 2 आपके पास लीड आएगी, जो कस्टमर इंटरेस्टेड होगा कि हाँ मुझे रिक्वायर्ड है। नहीं, हम वो नहीं करते, आउटबाउंड नहीं करते, वी ओनली डू इनबाउंड। हमारे कस्टमर पहले आके अप्लाई करता है। ओके, वैसे ये तो इतने मस्त जॉब है इनकी, 100 को कॉल नहीं करना पड़ता है इनको, तो वही आता है एक जो आप बोल रहे हो, अप्लाई रहता है। ओके, कस्टमर पहले अप्लाई करता है, फिर हम कॉल करते हैं। Guys, have you understood what he is saying? Yes. पूरी इंडस्ट्री में पूरे market जितने में हमारे जैसे बंदे हैं ना, वो डेटा उठाते हैं, 100 को कॉल करते हैं, उसमें से 2 बोलते हैं मुझे लोन चाहिए। हमारे पास अगर 100 आता है ना, उसमें से 2 ही होगा जो बोलते हैं इंक्वायरी है, वो भी नहीं होती।
किसके पास टाइम है? 100 को अगर कॉल करोगे वापस तो 100 बोलते हैं हाँ मुझे लोन चाहिए। बस जैसे आपने क्या करना, उसको पर्सनल लोन से लेके ओडी लिमिट में लेके जाना उसको, जस्ट उसको पिच करना है आपको सर, आपको कि सर आप पर्सनल लोन में आपको क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ओडी लिमिट में क्या बेनिफिट रहेगा आपके हैंड में लिमिट। आप सिर्फ इंटरेस्ट अभी जैसे कोविड का टाइम भी चल रहा है, कई टाइम क्या होता है कस्टमर के पास इतना पेमेंट नहीं है ईएमआई का पेमेंट करने के लिए, जस्ट ही कैन पे इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है, पार्ट पेमेंट अपनी मर्जी से कर सकता है। जैसे कई कंपनीज में क्या रहता है कि उनको इंसेंटिव वगैरह आता है, बोनस आता है, सैलरी कुछ आता है, पेमेंट करता है, देन जो प्रिंसिपल होगा उसमें से रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी वगैरह कुछ? Any doubt? बस नहीं है सब ठीक है, बस इतना ही था। बाकी कुछ रहेगा रिक्वायर्ड रहेगा तो देन कॉल कर लेना, बता देंगे। अगर कुछ फिर से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो भी हो जाएगी, बट उसमें भी सेम ही होगा। बस 2-3 बार, एक बार आपका होगा थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट देखने के बारे में। बस आपने बेसिकली क्या करना है, कस्टमर को सिर्फ आपने पूछना सैलरी कितनी है और आपके कितना मतलब कितने की रिक्वायरमेंट है, मेनली ये रहता है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट हम बना के देंगे उसको। एएमसी चार्जेस का आपने नहीं बताना उनको, वो हमारे एंड से हो जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर को अगर ये पिच करने लगोगे कि हाँ सर इसमें एएमसी भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो देन कस्टमर अवेयर रहेगा कि यार इतना चार्जेस अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो पड़ा रहेगा, तो मैं चार्जेस क्यों पे करूँ उसके। तो जस्ट आपने लिमिट के लिए बोलना है सर आप लिमिट है, पार्ट टाइम पार्ट पेमेंट रहेगा इसमें, जितना भी यूटिलाइज रहेगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। जितने नंबर ऑफ डेज के लिए आप यूज़ करेंगे उतने डेज का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्योंकि आप सबसे पहले अगर ड्रॉबैक बताने लगोगे तो वो कस्टमर तो डायरेक्ट ड्रॉबैक पे ही जाएगा, जितना मर्जी उसका बेनिफिट हो तो ड्रॉबैक पे ही जाएगा। एज कंपैरिजन टू पर्सनल लोन ओडी लिमिट बेटर है। अगर हम इसको फ्लैट, अगर आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले अगर 15 to 16% बताया आपको, तो 15 to 16% अगर उसी को फ्लैट में कैलकुलेट करके चलेंगे वही आपको 8 to 9% में पड़ता है। बट कस्टमर को वो दिखता है कि 15 to 16% है, कस्टमर इसलिए थोड़ा डर जाता है उसमें कि यार 15-16% मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं क्यों दूँ, मैं 8 to 9% में जाता हूँ, जो मैक्सिमम 10% है उसमें जाता हूँ। बट अगर वो उसको भी कैलकुलेट करके चलेगा 5 साल में उसने कितना पैसा दिया, तो देन उसको कंपैरिजन में उसमें पता चल जाएगा उसने कितना दिया। तो ट्राई टू पिच बस कि हाँ सर आपका लिमिट रहेगा, लिमिट में यूटिलाइज अमाउंट पे ही रहेगा, जितना यूटिलाइज करोगे उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। बाकी मिनिमम डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज रहेगी, लिस्टेड कंपनी है, देन ऑफिशियल मेल आईडी, सैलरी कंसिस्टेंट आ रही है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की, पैन कार्ड, आधार कार्ड और करंट एड्रेस प्रूफ वही रिक्वायर्ड है। लिस्टेड कंपनी वैसे तो आपके पास अगर रहता होगा, जैसे कैट कंपनीज रहती हैं लिस्टेड मोस्टली, तो मैं आपको आईडी देता हूँ।